नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में निकाय चुनाव का सियासी सफर जारी है और ऐसे में निकाय चुनाव दोनों ही दलों के लिए, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं और इसलिए दोनों दलों ने छोटे बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, उसकी तैयारी भी कर ली है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती भी है, वो है बागियों का सामना करने की। पार्टी बागियों का सामना कैसे करेगी, क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्रियों विधायकों की साख दांव पर है। ऐसे में सियासी सरगर्मी निकाय चुनाव की क्या कहती है, यह बड़ा सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश में 10 मई को होने जा रहे 7 शहरी निकायों के चुनाव दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन गए हैं। खासकर सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नगर निगम के और रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन और इन चारों जगह पार्षदों के चुनाव। इन चुनाव में सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, सोनीपत में कड़ा मुकाबला होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और राज्यसभा चुनाव में जैसे कैसे जीती कांग्रेस के कमांडर राव नरेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा फिर दांव पर है। इसके अलावा कई सांसदों और मंत्रियों के लिए भी अपने अपने इलाकों में ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। आप पूरे पंचकुला के अंदर जहाँ भी अपना रिश्तेदार है, कोई मित्र प्यारा है या हमारा कोई घनिष्ठ संबंधी कोई बैठा है, उन सब से ये आग्रह करके कमल का बटन दबाने का काम करें ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम कर सके। गौरतलब है कि बीजेपी इन छोटे चुनावों में भी मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतार रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों और बड़े नेताओं को तैयार रहने को कह दिया है। वैसे इस बार नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अंदाज संयम, निरंतरता और साफ गोई असरकारी लग रही है। उनका दावा भी है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला स्पीकर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और देश की प्रथम न्यायाधीश महिला जो है वो भी कांग्रेस समय के अंदर ही बनी। इसलिए बात साबित होती है कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का मान सम्मान किया। गौरतलब है कि 10 मई को इन 7 निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 13 मई को नतीजे आएंगे। फिर बता दें कि ये निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि एक बार फिर बाउंसर पटकने और ब्रेक थ्रू की कोशिश है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो बड़ी बात है, निकाय चुनाव साख की दांव भी है और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी, और सबसे बड़ी बात है पकड़ मजबूत किसकी कितनी, ये भी एक बेहद अहम सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या ये माना जाए कि नगर निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए साख की लड़ाई अब बन चुके हैं? सर देखिए, उपचुनाव हो या पंचायतों के वो मायने नहीं रखते। दरअसल यहाँ नगर निगम के चुनाव है। 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई, हरियाणा में बताता हूं मैं आपको, पहला चुनाव 2013 में हुआ था जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, क्योंकि 7 नगर निगम बने थे भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में। 2010 में अनाउंस हुए थे, 2013 जून में पहला चुनाव हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। तो 7 नगर निगम जो नए बने थे वहां चुनाव हुए थे, लेकिन उन 13 में तब तो कांग्रेस के जीते थे मेयर, जैसे पानीपत है और जगह भी, लेकिन सरकार चली गई। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, कई जगह जो कांग्रेस की टिकट पर जीते थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगला चुनाव 2018 में आया, तब 5 मेयर के चुनाव हुए थे, 5 जीते थे। जब अवनीत कौर 75,000 वोटों से जीती, 5 जगह मेयर के चुनाव थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। तो जो भी रिकॉर्ड रहे 18 के बाद फिर 24 में हुए, मार्च 24 में। हर बार निकाय चुनाव में, खासतौर पर मेयर की बात करें या नगर परिषदों में, बीजेपी का झंडा बुलंद रहा है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है निकाय चुनाव में। लोकसभा, विधानसभा तो जीते, लेकिन तीसरा बड़ा निकाय चुनाव था। निकाय मतलब
जमीन कितनी मजबूत है, गली मोहल्ले में कोई पार्टी कितनी मजबूत है, वो निखर कर सामने आया था। तो अभी तक जितने चुनाव हुए हैं नगर परिषदों के, नगर निगमों के, बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीते हैं। अब ये पहला मौका है, अब जाकर जो 3 नगर निगमों पे, क्योंकि यहाँ वोट बंदी नहीं हुई थी, कुछ और कारण थे, चुनाव नहीं हो पाए थे। सोनीपत बाद में बना नगर निगम जी। और पंचकुला की वोटर लिस्ट का चक्कर था। अंबाला में पहले एक नगर निगम था, उसको अनिल विज मंत्री ने कैंट को अलग करवा दिया, सिटी वाले को दोबारा से नगर निगम बना। तो कई कारणों से अब 3 कारणों के नगर निगम के 3 जगह चुनाव है और रेवाड़ी नगर परिषद के बाकी 3 नगर पालिका है। कुल मिला के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक दबदबा रहा है बीजेपी का। पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार भी है, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मजबूत संगठन है, पूरी ट्रेंड फौज तैयार है इनके पास। तो अब बीजेपी उस दबदबे को बनाए रखना चाहती है और कांग्रेस को किसी भी सूरत में लीड नहीं लेने देना चाहती, और शायद ये दिखाना चाहती है कि हम जितना मजबूत पहले थे अब उससे ज्यादा मजबूत हैं। तो कांग्रेस के लिए थोड़े से हालात बदले हैं सौरभ, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष भी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, उनके बात करने का लहजा या जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, गुटबाजी दूर करने की बात करें, सबको साथ लेने की कोशिश करें, और प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष है, जिलों में बन गए हैं। तो मेरे को लगता है पहले के मुकाबले कांग्रेस अब लड़ाई लड़ने की स्थिति में है, लेकिन कितनी मार करती है कांग्रेस ये समय बताएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं महेश। अगर हम बात करें दिग्गजों की, तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों प्रदेश अध्यक्ष, इनके अलावा कई मंत्रियों, सांसदों की पकड़ और साख भी दांव पर है। क्या स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी को यह दर्शाता है, बड़ी नेताओं को मैदान में उतारना, या फिर रणनीति कुछ और कहती है? कैसे समझा जाए इसे? देखिए, इसे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के तौर पर समझा जाए, किसी कमजोरी की बात नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को बेहद संजीदगी के साथ लेती है, और यही खूबसूरती है, यही ताकत भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की यही कमजोरी है। अगर बीते नगर निगम चुनाव तक आए तो कांग्रेस पार्टी पहले तो यही तय नहीं कर पाती थी कि उन्हें पार्टी सिंबल पर लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। उसके बाद कहीं बीच बचाव की बात चलती और फिर समर्थित उम्मीदवार तक फैसला कांग्रेस पार्टी के लोग लिया करते थे। अब मुझे लगता है कि संजीदगी के साथ इस चुनाव को लड़ने की मजबूरी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने आई है, क्योंकि अगर पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इसी तरीके से चुनावों को लड़ती चली जाएगी, तो जो अस्तित्व की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से खत्म उसमें होती नजर आएगी, उसमें नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। और यही वजह कि इस बार पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आगे कितनी मेहनत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुटता के साथ करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता जो कांग्रेस पार्टी को लेकर वोटर्स की भी है, सपोर्टर्स की भी है, तमाम उम्मीदवारों की भी है, लीडर्स की भी है, वो एकजुटता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी को हरा देती है, और एक गुट अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने का काम करता है तो दूसरे जो गुट है वो गायब हो जाते हैं। चुनावी तस्वीर से बिल्कुल अदृश्य वो तमाम शक्तियां हैं नजर आती हैं। अगर कुमारी शैलजा टिकट दिलाकर लाई है तो फिर जिताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी जाएगी और बाकी लोग गायब हो जाएंगे। हुड्डा अगर टिकट दिलवा कर लाए हैं तो फिर शैलजा और रणदीप समर्थकों की कोई जरूरत नहीं है, हुड्डा की जिम्मेदारी है। हुड्डा अगर टिकट दिला कर लाए हैं तो जिता कर लाएं। अब ये मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनावी मैदान में झंडा गाड़ देती है। और यही वजह है कि कमजोरी में बिल्कुल नहीं मानता ये भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि एक चुनाव जीतने के साथ ही अगले ही दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और चुनाव कितना भी छोटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी सिंबल पर उतरी है तो फिर मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार बन जाते हैं और ये कहते हैं कि आपका मेयर नायब सिंह सैनी होगा। जब नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री मेयर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत की डगर और ज्यादा आसान हो जाती है। अभी मुकाबले की स्थिति हम इस बिना पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन बनाया है, लेकिन ये संगठन ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है, और संगठन नीचे तो बना लिया, ऊपर का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जो हारी थी वो ऊपर की एकजुटता की कमी की वजह से हारी थी। ऊपर का जो संकट पहले था वो आज भी है। हुड्डा की डगर अलग है, शैलजा की डगर अलग है, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग चलेंगे, कैप्टन अजय यादव अलग चलेंगे। कोई एक तस्वीर तो दिखाइए जिसमें ये एक साथ खड़े हुए हों और ये कहा हो कि पूरी एकजुटता के साथ हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी भी एकजुट नहीं नजर आए और हमेशा एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आए, रैलियां हों और चाहे फिर
अपने अपने आंदोलनों की बात हो, अपनी सम्मान यात्रा निकालने की बात हो, तिरंगा यात्रा निकालने की बात हो, हर बार हर सुर अलग नजर आए। महेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति ये है कि हमने देखा है इस बार जो महिला आरक्षण बिल का मुद्दा है हरियाणा में जोरों शोरों से उठ रहा है। न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में इसकी खूब आवाज़ बुलंद है, और दिल्ली में खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनको प्रदेश स्तर तक उठा रही हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को घेर रही हैं। ये माहौल जो बनाया जा रहा है ओवरऑल देखें तो एक तरीके का उपयुक्त तैयार करने की कोशिश की जा रही है स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का। क्या ये मान लिया जाए कि निकाय चुनाव स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई का केंद्र बन गया है? देखिए, जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं ये स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाएंगे, ये राष्ट्रीय मुद्दों का स्थान नहीं ले सकते। हाँ, चर्चा अवश्य होगी, महिला आरक्षण की चर्चा अवश्य होगी, सिर्फ वो बुद्धिजीवी लोग ही प्रभावित होते हैं। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय समस्याओं पर और स्थानीय नेताओं की छवि पर निर्भर करते हैं। और इसी कारण देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है और विपक्ष को घेर रही है, महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी घेर रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मविश्वास में नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। चुनाव तो चुनाव के तरीके से ही लड़ा जा रहा है। और देखिए हर मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है, मुख्यमंत्री तो है ही हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग से ले रहे हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं उनको एक एक निगम का प्रभारी बनाया गया है और एक संगठन का कार्यकर्ता साथ जोड़ा गया है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। और हर वार्ड के अंदर जो है वो कार्यकर्ताओं की अलग से ड्यूटी लगाई गई है, वार्ड प्रभारी बनाए गए हैं। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता के साथ यह चुनाव लड़ रही है। उधर हम देखें कांग्रेस में तो अभी गुटबाजी तो है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी जो कांग्रेस का पूरा संगठन सक्रिय होना चाहिए वो सक्रिय है नहीं। अब चाहे प्रदेश अध्यक्षों को कितना संगठन को संभाल पाएंगे, कितना समय दे पाएंगे, और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो अभी तक भी इतना जो एक फील्ड में आकर जो है चुनाव की तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी अभी कांग्रेस की दिखाई देती नहीं है। और जो एक आरक्षण का मुद्दा है, महिला आरक्षण का, देखिए महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व देने की बात है भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठाती रही है और कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में ये प्रतिबंध लागू करना चाहती थी। लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव में उस पर इस मुद्दे का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। ये स्थानीय समस्याओं पर, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और चुनाव का तरीका भी बदल गया है। अब चुनाव पहले की तरह जनसभाओं से नहीं है, अब ये सारा चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ही अपने प्रचार किया जा रहा है, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया जा रहा है, नेताओं के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जा रहा है। और हर उम्मीदवार का जो भारतीय जनता पार्टी का है उसका एक अपना पेज है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हर कार्यकर्ता के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिससे पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का तुरंत जो है प्रचार हो जाता है, प्रसार हो जाता है और कार्यकर्ताओं की टीम जुट जाती है। कांग्रेस सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत निष्क्रिय है, कांग्रेस का उतना तंत्र सक्रिय नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से संगठन की जो एक खूबी होती है चुनाव को उसी गंभीरता से साथ लड़ रही है। वीरेंद्र जी, एक सवाल है जो बागियों का है, जो इस बार चुनाव में जोरों शोरों से उठ रहा है निकाय चुनाव में। बागियों की चुनौती को किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये दलों के अंदर असंतोष का एक संकेत कहा जाए या फिर टिकट वितरण की विफलता कहा जाए या फिर अपनी अपनी महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की, किस तरह से इसे समझा जाए? देखिए, टिकट की अपेक्षा हर कार्यकर्ता की रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का। कांग्रेस की टिकट तो सरल है और कई जगह तो ऐसा हुआ है जिनको कांग्रेस की टिकट मिली है उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी का बागी था, उसको अगर टिकट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के बागी होकर चुनाव लड़ रहा था, उसको कांग्रेस ने अपना लिया। ये तंत्र चल रहा है। लेकिन ये देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में है वो मालूम है कि जो भी अगर कार्यकर्ता जीत भी जाता है, प्रत्याशी जीत जाता है तो देर से उसने भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है। और क्योंकि कांग्रेस का जो अगर बागी जीतता है तो उसके सामने भी विकल्प खुला है, वो कांग्रेस में क्यों जाएगा? उसको पता है कि कांग्रेस में तो कुछ है नहीं। अब जो भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है, अगर उसको अपने इलाके में विकास कराना है और जो भी कुछ भी उसको अपनी महत्व दर्शाना है तो उसके लिए सत्तारूढ़ दल के साथ जाना उसके लिए मजबूरी है। तो ऐसे में देखिए ये हर चुनाव में होता है, स्थानीय निकाय चुनाव में हर बार जो है बागी कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी ने उनकी जो उपेक्षा की है वो टिकट के दावेदार थे। अब टिकट के लिए तो देखिए जो मेयर के चुनाव के लिए तो कोई बागी है नहीं क्योंकि उसके लिए काफी
धन भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए, कार्यकर्ताओं की फौज भी चाहिए। तो मेयर का चुनाव तो कोई बागी होकर लड़ नहीं रहा, क्योंकि वो काफी गंभीर चुनाव होता है। और बाढ़ के मुद्दे में जो होता है वहां टकराव हो जाता है, कार्यकर्ताओं में टकराव होता है, जिसको टिकट नहीं मिलती वो बागी खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी मना लेती है और कुछ अंत तक खड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है ये स्थानीय महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, और पहले भी होता है, अब भी होगा, आगे भी होगा। लेकिन एक बात है कि इससे जो ये नेताओं की नर्सरी है, निकाय चुनाव से कार्यकर्ता नेता तैयार होते हैं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। तो इसलिए हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि वो निकाय चुनाव लड़े, लेकिन टिकट तो एक को मिल रहा है, पार्टी टिकट एक को देगी। तो ऐसे में कईयों को दूसरे वार्ड से भी दिया जाता है, लेकिन जो अपने वार्ड से बाहर जाकर लोकप्रिय हों उनको भी टिकट दिया जाता है। और कुछ का वार्ड आरक्षित हो गया तो इस बार वो चुनाव लड़ने में असमर्थ है, तो या वो अपनी पत्नी को लड़ाते हैं या जो किसी दूसरे आरक्षित वर्ग में आकर जो है वहां उसको समर्थन देते हैं। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन इससे जो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस के सिर्फ नेता चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस में पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। ये कांग्रेस की फूंक से जग जाहिर हो चुका है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठन जमीनी स्तर पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल देवेंद्र महेश उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन नहीं है। कांग्रेस के नेता, हम भी देख रहे हैं इस बात को, न सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि इस बात को हम भी देख रहे हैं, अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग कांग्रेस के अंदर बजाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस का संगठन ज़मीनी स्तर पर बेहतर खुद को साबित कर पाएगा? ये बीजेपी के आगे कुछ भी स्तर पर चुनौती पेश कर पाएगा, या फिर बीजेपी हावी रहेगी क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, प्रदेश में है? और जिस तरह से अभी नायब सैनी को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेज़ी से होगा। क्या कांग्रेस किसी भी स्थिति में आगे बढ़ पाएगी कि वो असंतोष है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो संतोष में बदल पा रही, विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड हो? देखिए सौरभ, परिस्थितियों की बात करें या भविष्य की बात करें तो वो तो बीजेपी के साथ है, क्योंकि अभी लंबा टाइम है सरकार का। और आप देखिए, कोई मेयर चुना जाए, चेयरमैन चुना जाए या पार्षद चुना जाए, सबको हमने देखा है बीजेपी सरकार में उनको मुख्यमंत्री से मिलाया जाता है। और पानीपत में मेरे को याद है, अवनीत कौर 75,000 वोटों से, आज का इतिहास है देश में मेयर की इतने वोटों से जीत। पानीपत की मेयर की बनी थी 2018 में, चुनाव हुए थे दिसंबर में जी। अवनीत कौर को दिल्ली ले जाया गया था, वहां प्रधानमंत्री ने निमंत्रित किया, उनको अमित शाह जी से मिलकर आई थी। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह मिल रहे कि आपने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और यहां भी जैसे स्थानीय निकाय या पंचायत के चुनाव होते हैं मनोहर लाल जी के टाइम, अभी भी जो भी जीतते हैं उनको बाकायदा मुख्यमंत्री अपने पास बुलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको संगठित होकर निष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करने की सलाह देते हैं, उनको लंच वगैरह भी कराते हैं। हरियाणा में ये है। तो बीजेपी के साथ कई अच्छी चीजें जो कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में जिस उम्मीदवार को टिकट मिलता है वो किस नेता के आशीर्वाद से मिला है, उस नेता को ही जोर लगाना है, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है। हाईकमान को भी दिखाना है, लोगों को भी, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लोगों को पता होता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिलवाई है, शैलजा ने दिलवाई है, या इंडिपेंडेंट है, अपने दम पे चुनाव लड़े। आपको बता दूं, निर्दलीय भी जीतते हैं। जो छोटे चुनाव है, इसमें जिनकी साख होती है, जिनके चेहरे पर लोगों को भरोसा होता है, भाई उसकी शिक्षा पे, उसको तहजीब है, व्यवहार अच्छा है, काम करने का तरीका है, पढ़ा लिखा है, भरोसा है, ऐसे लोग भी जीतते हैं। लेकिन बड़े चुनाव में, छोटे चुनाव में ऐसे लोग जीत जाते हैं। बाद में अलग बात है, वो बीजेपी के साथ मिल जाए, कांग्रेस के बाद तो मिलने का फायदा नहीं है। तो कुल मिला के बीजेपी यूनिट की तरह एक मुट्ठी बंद करके चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि टुकड़ियों में लड़ती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता की, उम्मीदवार की, उनकी आस्था और उनका विश्वास, उनका जुड़ाव जो है वो अलग अलग नेता से है। अभी कांग्रेस की ये कमजोरी है, लेकिन मेरे को लगता है कांग्रेस से कुछ हालात अब बदले हुए हैं। कांग्रेस भले ही ना जीत पाए मेयर का, या मेरे को लगता है अच्छा प्रदर्शन भी कर जाए कुछ एरिया में, तो उनका मनोबल बढ़ेगा, पार्टी के बड़े नेता और उनको पुशअप करेंगे, हिम्मत करो, लड़ने लायक हो जाएंगे, कम से कम निराश होकर घरों में नहीं बैठेंगे, अच्छा प्रदर्शन करके। तो महेश, क्या ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? क्या मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मुझे वोट दो? हम अक्सर जिक्र भी करते रहे हैं, आप भी जिक्र करते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता उनको, उनके चेहरे को देखेगी, उनके कामों को देखेगी, उस हिसाब से लगेगा कि भाई काम निकाय चुनाव में हो ही जाएंगे। जब प्रदेश का कमान में जो बागडोर संभाल रहा है, शाह की कह रहा है कि भाई मेरे चेहरे को देखो, तो फिर कोई भी खड़ा हो तो वो जीत ही जाना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये पूर्व मुख्यमंत्री की साख पर कितना बड़ी चुनौती के तौर पर ये चुनाव साबित हो सकते हैं? और अगर नतीजों की बात करें तो क्या नतीजे
हमने पूर्ववर्ती चुनाव भी देखे, निकाय चुनाव हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने बड़े कैजुअली लड़े, उसका प्रभाव पड़ा, काफ़ी हद तक पड़ा, और जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उनमें असंतोष की स्थिति पैदा हुई, अविश्वास की स्थिति पैदा हुई, थका खुद को महसूस किया कार्यकर्ताओं ने। अगर इफेक्ट की और इम्पैक्ट की हम बात करें दोनों ही दलों की, तो वो क्या नजर आती है? सौरभ, ये तो नायब सिंह सैनी भी जानते हैं कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी का मेयर जीत भी गया तो वो अपना कार्यकाल तो पूरा करने से रहा, और समय हो सकता है कि थोड़ा लग जाए, ज्यादा लग जाए, लेकिन देर सवेर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ही जाएगा। दल बदल कानून तो लागू नहीं होता है। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस से भी कोई जीता तो बीजेपी में आ ही जाएगा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी ये गारंटेड कर लेना चाहते हैं, ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन नहीं मिले। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी चूंकि अब संगठनात्मक मजबूती का जिक्र करने लगी है, संगठन सृजन का जिक्र करने लगी है, कांग्रेस पार्टी ने अगर थोड़ी भी मजबूती हासिल की तो फिर वोटर्स का सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है। आने वाले वक्त में 2029 के चुनाव में चुनौती बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करती है कि जो सामने वाला राजनीतिक दल है, जो भी विपक्षी दल है, उसे उठने का, उसे संभलने का, उसे मजबूत होने का बिल्कुल कोई मौका नहीं देना चाहते। अगर एक भी नगर निगम चुनाव, अगर किसी भी जगह पर कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो ये मनोबल बढ़ाता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और यही चीज नायब सिंह सैनी नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नेता इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन नहीं मिले, ये आग बुझ जाए। और इस आग को बुझाने के लिए जरूरी होता है कि नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन जाते हैं। और आपने ठीक कहा कि जब नायब सिंह सैनी हैं, मुख्यमंत्री हैं और खुद ये कह रहे हैं कि मैं ही आपका मेयर बनूंगा, तो जितनी भी सैंक्शंस होनी है, जितनी भी आर्थिक सहायता नगर निगम क्षेत्र को मिलनी है, मुख्यमंत्री के जरिए मिलनी है, मुख्यमंत्री के खजाने से मिलनी है, तो फिर उन्हें लगता है कि फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौती बाकी नहीं है। नायब सिंह सैनी गारंटर है और नायब सिंह सैनी उम्मीदवार है। तो यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। फिर चुनावी मैनेजमेंट की बात है, जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि चुनावी मैनेजमेंट के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई चूक नहीं करती। और हमने देखा कि अभी सिलसिलेवार कितनी ज्यादा जो भर्तियां हैं एक तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों से, या जो इंडिपेंडेंट भी मेयर चुने थे वो भी अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। तो एक एग्जाम्पल सही टाइम पर यहां सेट करने की कोशिश बीजेपी ने की है कि अगर कोई इधर उधर अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल से जीता भी, कांग्रेसी अगर भूलकर भी कोई जीता भी, तो देर सवेर बीजेपी में आ ही जाएगा। लेकिन मनोबल नहीं बढ़े कांग्रेसियों का, ये बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है। और यही गारंटी नायब सिंह सैनी चाहते हैं, क्योंकि यही गारंटी ऊपर भी, चाहे अमित शाह की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, यही गारंटी नायब सिंह सैनी को ऊपर भी देनी पड़ती है। और उसी गारंटी को निभाने की कोशिश इस वक्त नायब सिंह सैनी, तमाम कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन कर रहा है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा 30 सेकंड्स में। मतदाता क्या देख रहा है, पार्टी, चेहरा या फिर काम? देखिए, मतदाता के सामने चेहरा भी है और पार्टी भी है जी। और वो ये देखता है कि विकास कराने में कौन सक्षम है। तो देखिए, मेयर के चुनाव का तो अलग मुद्दे हैं, और मेयर चुनाव में ये रहता है कि जो पार्टी भी देखी जाती है, चेहरा भी देखा जाता है। जो स्थानीय वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड के चुनाव में जो वहां का प्रत्याशी है, वार्ड प्रत्याशी है, उसकी छवि पर निर्भर करता है कि उसकी छवि कैसी है, संवाद कैसा है, वो काम कराने में कितना सक्षम है। तो कुल मिला के देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पिछली बार जो है सोनीपत के मेयर के चुनाव में निखिल मदान कांग्रेस से जीते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसलिए मतदाता का रहता है कि हम सीधा ऐसे ही व्यक्ति को चुने जो उस पार्टी में ही रहेगा, मतलब सत्तारूढ़ दल के साथ ही जाएगा, जो सत्तारूढ़ दल का ही प्रत्याशी हो। तो इसलिए सत्तारूढ़ दल को इस बात का लाभ मिलता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव नाक की लड़ाई जरूर बन गया और इसी के चलते सियासी पारा हरियाणा में हाई है। अब प्रतिष्ठा और संगठन को नेतृत्व देना, उसको मजबूत करना और अपनी साख को बचाना सभी नेताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देखना होगा आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण निकाय चुनाव के क्या कुछ बनते हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।